Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is lecture number 26. Before starting lecture number 26, let's have a look कि lecture number 25 में हमने क्या क्या किया था. लेक्चर नंबर 25 हमारा बेस कर रहा था चैप्टर नंबर 14 पे, और चैप्टर नंबर 14 था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में. हमने सबसे पहले तो ये पढ़ा था कि पर्पस ऑफ द एनालिसिस क्या है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस क्यों किया जाता है. तो मेन थिंग जो हमने पढ़ी थी, जैसे आपको याद भी हो कि दैट इज़ फ्रॉम द लेक्चर 1 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू प्रिपेयर टू हेल्प द डिसीजन मेकर, कि डिसीजन मेकर को हेल्प हो सके इन मेकिंग देयर डिसीजन. और डिसीजन मेकर कौन से होते हैं? इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी डिसीजन मेकर होते हैं. उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर डिज़ाइन फॉर एनालाइजिंग, कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इसलिए बनाई जाती हैं ताकि एनालाइज किया जा सके. देन वी हैव स्टडीड द 3 टूल्स फॉर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उसमें नंबर 1 जो सा था दैट इज़ द डॉलर परसेंटेज चेंज. डॉलर परसेंटेज चेंज के जी, अगर उसमें ये था कि जो डॉलर अमाउंट में चेंज आती है उसको मेजर किया था हमने, और वो जो चेंज आई थी उसको कितने परसेंटेज चेंज थी, उसको हम डॉलर एंड परसेंटेज चेंज का नाम देते थे. देन ट्रेंड एनालिसिस यूज टू रिवील पैटर्न इन द डाटा कवरिंग सक्सेसिव पीरियड. के ट्रेंड एनालिसिस क्या करता है कि दैट प्रीवियस ईयर का डाटा को लेके, इस ईयर के डाटा को लेके, या सक्सेसिव ईयर प्रीवियस 5 ईयर्स को लेके उसकी किसी भी कंपोनेंट्स को लेने के बाद उसका एनालिसिस किया जाता है कि उसमें इंक्रीज या डिक्रीज कितना आ रहा है. देन द कंपोनेंट परसेंटेज को चेक किया जाता है, जिसमें हमने क्या किया था कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किया था और वर्टिकल एनालिसिस जो है वो किया था. और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन द उसमें हमने क्या किया था कि जो है 2 ईयर कंपैरेटिव जो है हमारे पास बैलेंस शीट जो सी इनकम स्टेटमेंट अवेलेबल थी, दैट इज़ फॉर 2 ईयर्स, प्रीवियस ईयर एंड दिस ईयर आर द बेस ईयर एंड दिस ईयर. और वर्टिकल एनालिसिस में हमने क्या किया था कि कंपोनेंट्स को ले के उस पे जो है वो सारी कैलकुलेशन की थी. कि जब इनकम से एसेट्स की बात की थी तो हमने बैलेंस शीट की बात की थी, तो हमने एसेट्स के बारे में एसेट को बेस बनाया था. और जब हमने इनकम स्टेटमेंट की बात की तो तब हमने नेट सेल को जो है वो बेस बनाया था. उसके बाद कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है वो हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं कि एनालिसिस करते हैं जिसमें परसेंटेज दी जाती है. या तो एनालिसिस क्या किया जाता है कि 2 फर्म्स का एनालिसिस कर लिया, जिसमें अगर आपको याद हो मैंने कोहिनूर टेक्सटाइल की एग्जांपल दी थी और स्टारा टेक्सटाइल की एग्जांपल दी थी. फौजी सीमेंट जो है वो कंपैरिजन कर सकता है फैक्टो सीमेंट के साथ, और टोटल एनालिसिस किया जा सकता है सीमेंट इंडस्ट्री का, कि सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो किस साइड पे जो है वो जा रही है. तो इसको कॉमन साइज एनालिसिस जो है वो कहा जाता है. आज का लेक्चर हमारा बेस कर रहा है रेशियो एनालिसिस पे, फाइनेंशियल एनालिसिस पे. जो उसका लास्ट कंपोनेंट था, 3 कंपोनेंट्स तो हमने पढ़ लिए थे, टूल्स हमने पढ़ लिए थे कि 3 कौन से टूल्स हैं जिससे एनालिसिस किया जाता है. तो आज का लेक्चर हमारा बेस करता है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेशियो एनालिसिस. रेशियो एनालिसिस क्या होता है? रेशियो एनालिसिस इज a simple mathematically expression of the relationship between one item and an other item. रेशियो एनालिसिस क्या होता है? दिस इज a simply mathematically expression है the relationship between one item, एक आइटम का दूसरे आइटम के साथ जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द रेशियो एनालिसिस. अलॉन्ग विद डॉलर एंड परसेंटेज चेंज, डॉलर और परसेंटेज चेंज जो है दोनों को कंसिडर किया जाता है. ट्रेंड परसेंटेज एंड कंपोनेंट परसेंटेज रेशियोज कैन बी यूज टू कंपेयर. अब इसमें वो सारी चीज़ें जो सी है वो आगे, डॉलर एंड परसेंटेज चेंज भी आ गई, ट्रेंड परसेंटेज भी आ गया, एंड कंपोनेंट परसेंटेज जो है वो भी आ गया. रेशियोज कैन बी यूज टू कंपेयर, कि ये सारी रेशियोज जो सी हैं वो रेशियोज जो सी इसमें यूज़ की जा सकती हैं. पास्ट परफॉर्मेंस टू प्रेजेंट परफॉर्मेंस, प्रीवियस परफॉर्मेंस की जो है प्रीवियस ईयर्स की रेशियो से प्रेजेंट ईयर की रेशियोज को जो है कंपेयर किया जाता है. और अदर कंपनीज टू योर कंपनीज, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि
दूसरी कंपनी के साथ आपकी अपनी कंपनी को भी कंपेयर किया जा सकता है, या आप अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं, या फिर ये किया जाता है कि उस इंडस्ट्री, उस कंट्री में जो उस इंडस्ट्री की सूरत हाल होती है उससे कंपेयर किया जाता है। बेंचमार्क एक बना लिया जाता है, बेंचमार्क बनाने के बाद जो है वो एनालिसिस किया जाता है। Norton Corporation, we have 2003, we have some detail. Use this information to calculate the liquidity ratio for Norton Corporation. अब वो क्या कह रहे हैं कि liquidity ratio जो सी है इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए नॉर्टन कंपनी की बनाई जाए। सो वी हैव द इंफॉर्मेशन। अभी हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है दैट इज़ द कैश 30,000, अकाउंट रिसीवेबल नेट, अकाउंट रिसीवेबल कितने बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर। हमें समटाइम जो है वो दोनों जो है वो चाहिए होती हैं अमाउंट, बिगनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर, ताकि हम एवरेज निकालें। इन्वेंट्री बिगनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, टोटल करंट एसेट, टोटल करंट लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स, बिगनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, एंड रेवेन्यूज। सो वी हैव टू फाइंड द लिक्विडिटी रेशियो। अब वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं। बिफोर कैलकुलेटिंग द लिक्विडिटी रेशियो, वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ द करंट एसेट्स ओवर द करंट लाइबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि द एक्सेस ऑफ द करंट एसेट्स ओवर द करंट लाइबिलिटी, कि करंट एसेट्स से करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट जो से करंट लाइबिलिटी से कितने ज़्यादा हैं, वो वर्किंग कैपिटल जो है वो कंसिडर किया जाता है। अब देखें करंट एसेट्स हमारे पास कितने हैं, $65,000, और करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है, 42,000। वर्किंग कैपिटल हमारे पास कितना है, दैट इज़ 23,000। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल कंसिडर किया जाता है जो आपकी करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा होता है। कितने आपके पास एसेट जो है करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा हैं। तो पहले रेशियो जो लिक्विडिटी रेशियो थी वो हमारे पास आई थी वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल हमने जो है वो फाइंड कर लिया। देन वी हैव द करंट रेशियो। द करंट रेशियो मेजर द शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी ऑफ द कंपनी। कि करंट रेशियो क्या करती है, ये शॉर्ट टर्म्स जो ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, उसको उस कंपनी की क्या, कंपनी की एबिलिटी को शो करती है कि वो कंपनी की क्या एबिलिटीज़ हैं इसके शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पेमेंट करने में। मतलब ये कि इस कंपनी के पास कितने एसेट्स अवेलेबल हैं अपने लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए। द फार्मूला जो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज़ द करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट के बारे में आपने पढ़ा है, करंट एसेट कौन कौन से होते हैं, और करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में भी पढ़ा है, जिसकी जो आपके क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म्स के लिए कंसिडर किए जाते हैं। अगर तो ये आपको अलग ना दिए हों, यूजली जो सा ये क्वेश्चन में अलग दिए होते हैं, सम टाइम जो सा ये क्वेश्चन में अलग ना दिए गए हों, तो आप करंट एसेट्स को जो सा गैदर कर लेंगे, निकाल लेंगे, और उसके बाद जो सा क्या किया जाएगा कि करंट लाइबिलिटीज़ को भी जो सा कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो वी हैव द करंट एसेट 65,000 एंड द करंट रेशियो इज़ 42,000। तो हमारे पास जो क्या कहना चाहिए करंट रेशियो आई है दैट इज़ 1.55 to 1। अब रेशियो तो आपने कैलकुलेट कर ली, लेकिन अब इसको इंटरप्रेट करना है। 1.55 का मतलब ये है कि वी हैव one liabilities against the payment of one liability we have 1.55 asset। in other word आप ये कह सकते हैं कि अगर कंपनी ने किसी का ₹1 जो से या $1 जो से वो पे करने हैं, तो कंपनी के पास उसको पे करने के लिए 1.55 एसेट्स जो से वो अवेलेबल है। राइट, आई रिपीट इट कि अगर किसी कंपनी ने अगर इस कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के पैसे पे करने हैं, तो उसमें क्या होगा कि एक एसेट
एक लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए, एक ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए या $100 को पे करने के लिए दे हैव 1.55 जो है $155 जो है उसके पास अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की जो पोजीशन है दैट इज़ इन बेटर, कंपनी जो है वो बेटर कंडीशन में है। अगर ये रेशो सपोज कम आ जाती है दैट इज़ लाइक लेस देन 1, हो सकता है 42 ऊपर होता है और 65 नीचे होता है, तो रेशो लाजमी बात है कि वो कम आनी थी। अगर रेशो कम आ जाती है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो रेशो आ जाती है 0.8 एंड 1। तो अगर ये रेशो आ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास जो है 0.8 एसेट जो से 80 रुपये अवेलेबल है 100 रुपये देने के लिए। या क्या किया जा सकता है कि कंपनी के पास $80 है अगेंस्ट 100। तो ये कंडीशन, ये जो करंट रेशो है ये यूजली जो है जिसने कंपनी को पैसे देने होते हैं तो वो कंपनी की लिक्विडिटी जो है वो चेक करता है कि हाउ मच इज़ लिक्विड, मीन के हाउ क्विकली ही कैन पे इट्स डेट्स, शॉर्ट टर्म डेट्स को जो है वो कितनी जल्दी, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को कितनी जल्दी जो है कंपनी पे कर सकती है। तो अगर लेस देन 1 हो तो कंपनी इज़ नॉट इन गुड कंडीशन, इफ़ दैट इज़ ग्रेटर देन 1 तो कंपनी गुड कंडीशन में आती है। बट इट डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी एंड नेचर ऑफ द बिजनेस के सम टाइम ये रेशो जो सी है दैट शुड बी ग्रेटर देन 2, करंट रेशो जो सी है वो ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, और सम टाइम ये रेशो जो सी है वो लेस देन 2 जो सी है वो भी एक्सेप्टेबल होती है, सम टाइम नियर टू 2 लिटिल बिट मोर वो भी जो सा बेहतर होती है। बट इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कंपनी के कंपनी कौन सा बिजनेस जो है वो कर रही है। वी हैव द थर्ड रेशो जो हमारे पास आती है दैट इज द क्विक रेशो। क्विक रेशो इज द क्विक एसेट डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स कौन से होते हैं? क्विक एसेट्स आर कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड रिसीवेबल। Okay, quick assets are cash, marketable security and receivable. This ratio is like the current ratio but exclude the current assets such as inventory that may be difficult to quickly convert into the cash. अब क्विक एसेट, क्विक रेशो जो सी है इट्स मीन कि जी आपने सिर्फ जो है क्विक एसेट को जो है वो शामिल करना है। क्विक एसेट मीन कि जो बिल्कुल जल्दी से जो है आपके कैश में कन्वर्ट कर लिए जाते हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि इन्वेंट्री को एक्सक्लूड कर दिया। अब अगर इन्वेंट्री एक्सक्लूड होगी, इसलिए एक्सक्लूड हुई है कि वो जो सी है क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। यू हैव टू सेल इट, सेल करने के लिए बायर की ज़रूरत होगी, बायर इज़ विलिंग तो वो कन्वर्ट होगी। लेकिन कैश क्विकली हो सकता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी जो है वो भी क्विकली हो सकती है, और रिसीवेबल आप फ़ौरन जो है को नोटिस दे सकते हैं या कह सकते हैं कि जी हमारे पैसे जो है हमें दे दिए जाए। तो दैट इज़ द मोस्ट, मतलब क्विकली मोस्ट लिक्विड पोजीशन को जो है कंपनी की शो करती है। क्विक एसेट डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट, क्विक एसेट जो से हमारे पास कौन से हैं? दैट इज़ 50,000 और करंट लायबिलिटीज कौन सी हैं? दैट इज़ $42,000। हमारे पास रेशियो जो आई है 1.19 दैट इज़ अगेंस्ट 1। अगेन द कंपनी इज़ इन ए गुड पोजीशन, मोस्ट लिक्विड पोजीशन जो सी है कंपनी की वो भी ग्रेटर देन 1 आई है। इसका मतलब ये है कि अगर ₹1 देना है तो उसके पास, कंपनी के पास 1.19 रुपीज़ अवेलेबल हैं। $1 देना है तो $1.19 अवेलेबल हैं। अगर $100 देने हैं तो दे हैव $119। और ये रेशो यूजली जो है इसको कंसिडर किया जाता है कि ये भी तकरीबन जो है 1:1 हो तो दैट 1.2 हो तो ये अच्छी कंसिडर की जाती है। इफ़ दैट इज़ लेस देन 1 तो इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो वेरी बैड कंडीशन, उसके हालात जो है वो अच्छे नहीं हैं। अगेन मैं आपको यही बताऊंगा कि इट्स डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द प्रोडक्शन जो है उस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द बिज़नेस डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का काम कर रही है। और जब हम जो है कंपेयर करते हैं इसको किसी दूसरी इंडस्ट्री के साथ तो हमारे लिए ये ज़हन में रखना ज़रूरी है कि जो नेचर ऑफ द कंपनी है वो सेम हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सितारा टेक्सटाइल के साथ होगी, सीमेंट के साथ होगी, फार्मास्यूटिकल साथ होगी, और बेंचमार्क जो है वो भी सब इंडस्ट्रीज़ का सेम ही होगा, सेम नहीं होगा। सब इंडस्ट्रीज़ मीन
कि सब इंडस्ट्रीज़ के लिए, एक फार्मास्यूटिकल का जो बेंचमार्क होगा वो सब फार्मास्यूटिकल के लिए जो है वो सेम होगा, और जो बेंचमार्क जो है सीमेंट का है वो सीमेंट के लिए ही जो है सब सीमेंट की इंडस्ट्री, सब सीमेंट की कंपनीज के लिए वो सेम होगा. Then second type of the ratio we have the debt ratio, a measure of the creditor's long term risk. अब ये क्या करती है, measures of the creditors का long term risk को measure करती है. The smaller the percentage of the asset that are financed by debt, the smaller the risk for the creditor. अब क्या करती है ये रेशो करती है, डेट रेशो क्या करती है, ये हमें बताती है कि कितने परसेंटेज जो हमारे पास एसेट्स हैं उनमें से कितने परसेंट जो है डेट इज़ फाइनेंस बाय द डेट, वो लोगों के पैसों से दिए हुए हैं. लाइक के जी अगर आपके पास जो है एक घर है, ठीक है, अब ये घर जो है आपने बैंक से पैसे लेके जो है वो बनाया है, ठीक है, आप कहते हैं मैंने बैंक से पैसे लिए और मैंने कुछ अपने पैसे भी डाले हैं. तो लेट्स सी कि आपके अपने पैसे कितने हैं. सपोज घर जो है 1 करोड़ रुपए का, आपके जो है वो 60 लाख रुपए आपके हैं और 40 लाख रुपए बैंक ने दिए हैं. तो इसका मतलब ये है कि आपके पैसे ज़्यादा और बैंक के पैसे कम है. डेट इक्विटी रेशो क्या है, डेट मीन के जो आपने बैंक से लिए हैं, बैंक से आपने 40% लिए, आपने कितने लिए, आपने 60% जो है वो इन्वेस्ट किए हैं. ये क्या करता है, रिस्क को शो करता है कि कितने परसेंट जो है कंपनी में रिस्क अवेलेबल है, क्रेडिटर्स का रिस्क कितने परसेंट अवेलेबल है. और ये रेशो यूजली जो है वो क्रेडिटर्स चेक करते हैं बिफोर गिविंग द लोन टू द कंपनी. कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या कंपनी को पैसे देने से पहले वो चेक करते हैं कि डेट इक्विटी रेशो कितनी है, डेट रेशो जो है वो कितनी है. तो वी हैव डेट रेशो टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट्स. टोटल एसेट्स हमारे पास कितने हैं, वी हैव 346,390 और टोटल लायबिलिटी कितनी है 103,917. जब हमने डिवाइड किया टोटल लायबिलिटी पे टोटल एसेट्स को तो वी फाइंड 30%. तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एसेट्स कंपनी के पास हैं उसमें से 30% जो इन्वेस्टमेंट है या 30% हिस्सा किन का, जिन लोगों ने क्रेडिट दिया हुआ है, क्रेडिटर्स का हिस्सा जो है वो 30% है टोटल एसेट्स में से. टोटल लायबिलिटीज मीन के दैट इज नॉट द इक्विटी, दैट इज नॉट द इक्विटी, दैट इज द डेट. डेट मीन कि कितने परसेंट जो है वो डेट का है. अच्छा, अगर हम ये कहते हैं कि जी 30% जो है वो लायबिलिटीज़, मतलब लायबिलिटीज़ मीन के 30% इन्वेस्टमेंट की हुई है क्रेडिटर्स ने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विटी कितनी है, 70% है. इसका मतलब ये हुआ कि इक्विटी मीन के ऑनर की अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी है, शेयर होल्डर जो है वो ऑनर ही हैं और बाकी पैसा किसका लगा हुआ है, इक्विटी जो सी है वो ऑनर्स की है. तो इसका मतलब है कि डेट इक्विटी रेशियो 70 की है कि 30% जो है वो इन्वेस्टमेंट जो सी है वो किसकी है, क्रेडिटर्स की है, और 70% जो है ऑनर की है या इक्विटी इन्वेस्टमेंट है. तो इसका मतलब ये हुआ जितनी ये कम होगी उतनी रेशियो जो सी है वो अच्छी कंसिडर की जाती है, उतना रिस्क क्रेडिटर्स कम कंसिडर करते हैं. अब क्या कहते हैं जी, यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल रेशो. यूज़ कैसे किया जाता है, रेशो हेल्प यूज़र अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल रिलेशनशिप. अब क्या कहते हैं कि रेशो जो सी आपको फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन बताती हैं. रेशोज प्रोवाइड फॉर क्विक कंपैरिजन ऑफ द कंपनी. अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कंपैरिजन किया जाता है कंपनीज का, एक ही सेक्टर्स की कंपनीज को एनालाइज किया जाता है और उसके बाद बेंचमार्क भी देखा जाता है कि उस इंडस्ट्री का ओवरऑल बेंचमार्क उस कंट्री में जो है वो क्या है. तो ये रेशियो जो है ये हेल्प कर. लिमिटेशन में क्या आते हैं, मैनेजमेंट में एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन मेयरली टू इम्प्रूव द रेशो. अब सम टाइम क्या किया जाता है, विंडो ड्रेसिंग कर दी जाती है. विंडो ड्रेसिंग मीन कि पूरे साल तो आपने कर्जा लिया हुआ था, एट द एंड आपने क्या किया कि लोन को पे करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ कर दी और जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपकी क्विक रेशियो है वो सडनली जो है वो इंक्रीज़ कर गई है, अदरवाइज आपके पैसे ज़्यादा थे. तो ये भी सम टाइम क्या होता है कि आपको
मिसलीड करती है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसमें मतलब कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर दी जाती है जिससे उसमें चेंजेस आ जाती है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को क्या कहा जाता है कि विंडो ड्रेसिंग की जाती है। इसका सोल्यूशन भी अवेलेबल होता है। उसमें क्या करते हैं कि जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि क्लोजिंग और एंडिंग की जो है वो एवरेज ले लिया जाता है या मंथली तौर पे जो है रेशियो एनालिसिस किया जाता है हर मंथ का। तो जिस कंपनी ने जो बंदा पैसे देने के लिए तैयार होता है तो वो फिर अच्छी तरह जांच पड़ताल करता है, अच्छी तरह चेक करता है, एनालाइज करता है कि कंपनी के वो मंथली स्टेटमेंट जो है वो ले लेता है, मंथली तौर पे उस मंथली बेसिस पे उसको एनालाइज कर लेता है कि मंथली इसकी क्या पोजीशन है। तो तब ये विंडो ड्रेसिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती और इस तरह की बोगस ट्रांजैक्शन, या बोगस नहीं कहना चाहिए इसको, या ऐसी ट्रांजैक्शन कर जो है नहीं कर सकता जिसकी वजह से रेशोज जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इम्प्रूव नज़र आ सके। Ratios do not help with analysis of the company's progress toward the non-financial goal। हाँ, अब ये भी किया जा सकता है कि नॉन फाइनेंशियल गोल जो है उसकी उस तरफ प्रोग्रेस को जो है कंपनी की नहीं मेजर की जा सकती, सिर्फ फाइनेंशियल प्रोग्रेस जो है वो मेजर की जा सकती हैं। लिक्विडिटी का हमने देख लिया। नाउ वी हैव द मेजर्स ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है, उसको हम मेजर करते हैं। इनकम स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड इन ईदर ए मल्टीपल स्टेप और द सिंगल स्टेप फॉर्मेशन। कैसे किया जाता है? द सिंगल स्टेप फॉर्मेशन इज सिंपलर देन द मल्टीपल स्टेप फॉर्मेट, प्रोवाइड मोर। लिक्विडिटी रेशो को हमने जो है एनालाइज कर लिया कि लिक्विडिटी रेशो में हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को पढ़ा, फिर हमने जो है वो करंट रेशो को पढ़ा और उसके बाद हमने क्विक रेशो को पढ़ा और फिर उसकी यूजेस के बारे में पढ़ा। तो अब हमारे पास आ जाती है प्रॉफिटेबिलिटी, हाउ वी कैन मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने के लिए लाजमी बात है कि हम इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे एंड इनकम स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड इन ईदर ए मल्टीपल स्टेप और ए सिंगल स्टेप फॉर्मेट। दोनों फॉर्मेट में जो है वो बनाई जा सकती है, मल्टीपल में भी और सिंगल में भी। और कहा यह जाता है कि जो सिंगल स्टेप है, द सिंगल स्टेप फॉर्मेट इज सिंपलर देन द मल्टीपल स्टेप फॉर्मेट प्रोवाइड्स मोर डिटेल इंफॉर्मेशन, कि उसमें ज़्यादा डिटेल की हमें ज़रूरत होती है। इनकम स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेप एग्जाम्पल वी हैव Central Company income statement for the year ended 31st December 2003। अब सबसे ऊपर क्या प्रॉपर हेडिंग जो है वो अवेलेबल है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रॉपर हेडिंग जो है वो आ जाती है। एंड देन वी हैव द नेट सेल्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो हमारे पास अवेलेबल है, एंड देन द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वो हमारे पास अवेलेबल है। तो ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बताते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। तो ये जो तीन कंपोनेंट है ये हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में बताएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अदर रेवेन्यूज़ एंड गेन, इंटरेस्ट इनकम है, गेन है, एंड देन द अदर एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग आइटम के बारे में ये चीज़ें हमें बताती हैं। देन वी हैव इनकम बिफोर टैक्सेस, देन इनकम टैक्सेस एंड नेट इनकम। अब वी हैव इनकम स्टेटमेंट सिंगल स्टेप एग्जाम्पल। अब सिंगल स्टेप एग्जाम्पल कौन सी है हमारे पास? वी हैव द प्रॉपर हेडिंग, देन द रेवेन्यू एंड द गेन्स। रेवेन्यू एंड गेन्स क्या बताता है? रेवेन्यू एंड द गेन्स सेल्स नेट जो है इंटरेस्ट इनकम, गेन्स ऑन द सेल्स ऑफ द प्लांट एसेट, टोटल रेवेन्यू एंड द गेन्स वो हमारे पास आ गए। एंड देन द एक्सपेंसेस आर द लॉसेस वो भी हमारे पास टोटल आ गए। दिस इज द सेकेंड दैट इज कॉल्ड द सिंगल स्टेप एग्जाम्पल। We have again one example, the Norton Corporation 2003 used this information to calculate the profitability ratio for Norton Corporation.
Number of the common share outstanding all of 2003 27,400, मतलब इसका कि 2003 में ये कॉर्पोरेशन जो है इनकॉर्पोरेट की थी. नेट इनकम इज 53,690. शेयर होल्डर इक्विटी बिगनिंग एंड एंडिंग 180,000, 234,390. ये शेयर्स के बारे में आ गया. और आउटस्टैंडिंग शेयर जो हैं कॉमन स्टॉक के वो आ गए थे. और उसके बाद वो जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे वो हमारे पास 2003 के थे. और ये हमारे पास बिगनिंग और एंडिंग जो है शेयर होल्डर इक्विटी आ गई. रेवेन्यूज जो है वो आ गया 494,000. एंड कॉस्ट ऑफ द सेल 140,000. टोटल एसेट्स हमारे पास जो है बिगनिंग ऑफ द ईयर आ गए और एंडिंग ऑफ द ईयर ये हमारे पास आ गए. लेट्स हैव अ लुक कि इसको रिटर्न ऑन एसेट जो है ROA रिटर्न ऑन एसेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका फार्मूला क्या है और किस लिए कैलकुलेट किया जाता है. दिस रेशियो इज जनरली कंसिडर्ड द बेस्ट ओवरऑल मेजर ऑफ द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी. ये कंपनी की जो है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करती है कि कंपनी ने ओवरऑल कितना प्रॉफिट जो है वो अर्न किया है. अब इस रेशियो में क्या आता है, दैट इज रिटर्न ऑन एसेट्स, कि जितना भी आपने एसेट्स जो से हैं वो कंपनी एसेट्स क्या है, एसेट जो है वो आप यूटिलाइज कर रहे हैं किस लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए. तो एसेट में आपने इन्वेस्टमेंट की है, अब उन एसेट पे आपको रिटर्न कितना मिला. जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि अब इस कंपनी ने क्या किया है कि कंपनी ने जो सा है वो इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है एसेट में 346,390 की. अब कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की कितनी की है 346,390 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 300,000 डिवाइडेड बाय 346,390 डिवाइडेड बाय 2. तो इतने उसने इन्वेस्टमेंट की है, इतने लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट की हुई है. तो अब उसको इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद इनकम कितनी है 53,690. और अगर हम परसेंटेज निकाल लें इसकी तो ये हमारे पास बनेगा 16.61%. तो इसका मतलब ये हुआ कि इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसे जो प्रॉफिट मिला है 16.61% मिला है. कि व्हाट इज़ द रिटर्न ऑन एसेट. रिटर्न ऑन एसेट क्या है कि जो भी एसेट कंपनी में थे इन एसेट को आपने यूटिलाइज किया या ये एसेट्स अवेलेबल थे और इस एसेट से आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है. 16.61% दैट इज़ द गुड रेशियो. अब ये भी देखा जाता है कि कंपनी जो है अगर वही पैसे किसी और बिजनेस में लगा देती है या बैंक में, आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं, आप मैनेज कर रहे हैं, सारा बिजनेस जो है वो चल रहा है, लोगों को सैलरीज दे रहे हैं और आप दर्द सर भी ले रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है. अगर वो प्रॉफिट 5% या 7% मिल रहा है और कंटिन्यूसली मिल रहा है तो फिर मेरे ख्याल में आपके लिए बेहतर ये है कि आप चुप करके बैंक में जमा कराएं पैसे और जो है प्रॉफिट लें, घर बैठ के जो है यशी करें. हाँ, जहाँ वो बात आ जाती है इस्लामिक के सूद की और उसकी, तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन आ जाती है, आप अलबारका बैंक में चले जाएं या मिज़ान बैंक में चले जाएं, वहाँ जाके इस्लामिक बैंकिंग से इस्लामी तरीके से जायज़ तरीके से जो है वो पैसे इन्वेस्ट करें और उस पर जो है वो प्रॉफिट लें और घर बैठ के आराम करें. तो इतने ज़्यादा प्रॉफिट जो है इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन फिर भी ये जो है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को शो करती है कि जितने भी एक साल में कंपनी ने एक्टिविटीज़ की उसके बाद कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है या उसका रिवॉर्ड कितना मिला है. सेकंड हमारे पास फिर वही आ जाता है, वी हैव रिटर्न ऑन इक्विटी. अब पहले था कि एसेट्स ने कितना प्रोड्यूस किया या एसेट पे हमें कितना रिटर्न मिला है. अब हमारे पास आ जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी. दिस मेजर indicate how well the company employed the owner investment to earn income. अब ये क्या कह रहा है कि जो सा रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होती है कि जितना ऑनर ने इन्वेस्ट किया हुआ है उस पे कितना रिटर्न मिल रहा है. अब कंपनी पे जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है एक तो डेट है और एक तो इक्विटी है. डेट वो है जो लोगों ने पैसे दिए हुए हैं, इक्विटी कौन है, वो जो ऑनर ने पैसे दिए हुए हैं. ऑनर पे रिटर्न कितना मिला है और पहले तो हमने ये देखा एसेट पे कितना मिला है, अब हम देख रहे हैं कि ऑनर ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है. तो ऑपरेटिंग इनकम कितनी है हमारे पास, दैट इज़ 53,690. अगर हम पिछली स्लाइड में जाएं तो हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम, नेट इनकम जो हमारे पास आ रही है दैट इज़ 53,690 की है. और उसके बाद हमने शेयर होल्डर इक्विटी को लिया है दैट इज़
हाउ मच 18,180,000 और उसके बाद हमने बिगनिंग और एंडिंग ली 234,390। ये आगे आप देखें हमने दोनों ली और उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया 2 पे, हमारे पास एवरेज आ गया, एवरेज टोटल स्टॉक। अब सम टाइम नहीं दिया होता तो एवरेज लेने की बजाय आप क्लोजिंग भी ले सकते हैं। तो अब ये हमें बता रही है कि जो ऑपरेटिंग इनकम है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो सी है आपकी, डेट इज इक्विटी पे जो आपको रिटर्न मिला है डेट इज 25.91%। तो इसका मतलब है कि एसेट से ज़्यादा हमें रिटर्न मिल रहा है इक्विटी पे। तो ये तो रिटर्न था ऑनर्स को। तो ऑनर्स जो सा ये भी मेजर करते हैं कि अच्छा हमारे पैसे जो लगे हुए हैं उस पर रिटर्न कितना आ रहा है। दिस इज़ अ गुड एंड हेल्दी अमाउंट। अब बात की जाती है कि सोर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। एनुअल एंड द क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट कैन बी ऑडिटेड और अनऑडिटेड। अब एनुअल और क्वार्टरली फाइनेंशियल जो सा रिपोर्ट आपको मिल सकती हैं। उसमें एनुअली तो ऑडिट करवाना जो सा है वो बाय लॉ ज़रूरी है कंपनी के लिए, और क्वार्टरली जो सा है वो कंपनी इंटरनली तौर पे इंटरनल ऑडिट जो है वो बनाता है ताकि एनुअल रिपोर्ट बनाने में उसको प्रॉब्लम ना हो सके। वो आपको अवेलेबल होती हैं रिपोर्ट फाइल्ड विद द स्टॉक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन बाय द पब्लिकली ओन्ड कंपनी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पास भी जो है वो फाइल जो सी हैं वो अवेलेबल होती हैं पब्लिक ओन्ड कंपनीज की, वहाँ से जो है डाटा इकट्ठा किया जा सकता है। इंटरनेट एंड अदर फ्री रिसोर्स, इंटरनेट और अदर फ्री रिसोर्सेज से भी आपको लाइक के जिस तरह आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पे चले जाएं वहाँ पे आपको डाटा जो है वो मिल सकता है। उसके अलावा आप जो है कराची स्टॉक एक्सचेंज पे चले जाएं वहाँ पे भी आपको डाटा जो है वो मिल जाएगा। इंटरनेट और बहुत सारे फ्री सोर्सेज पे भी मिल सकता है। उसके अलावा आप जो है पाइड की वेबसाइट पे जा सकते हैं, इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पे मुख्तलिफ किस्म की, इकनॉमिक सर्विस पे तो शायद आपको ना मिले लेकिन मुख्तलिफ डाटा जो है आपको मिल सकता है इकानमी के बारे में। लेकिन स्टेट बैंक और जो है कराची स्टॉक एक्सचेंज या इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज पे आपको डाटा मिल सकता है। और उसके अलावा जो हमारे पास लास्ट सोर्स आया दैट इज़ द डिटेल्ड एनालिसिस बाय फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब उसमें क्या होता है कि कुछ कंपनीज होती हैं दैट इज़ द उनका काम ही यही होता है कि वो फाइनेंशियल एनालिसिस करती है मुख्तलिफ कंपनीज़ का, और मुख्तलिफ कंपनीज़ का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के बाद आपको सजेस्ट करती हैं कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें, इसकी प्रीवियस हिस्ट्री ये थी। तो वहाँ से भी आपको जो सा डाटा मिल सकता है, लेकिन वो डाटा जो है वो फ्री नहीं मिलेगा, वो आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के पैसे जो है पहले पैसे लेंगे, उसके बाद कहेंगे कि जी ये डाटा जो है वो ले लें। यू कैन फाइंड द 4 सोर्सेज जहाँ से पैसे जो है वो इकट्ठे किए जा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। वी हैव सम मोर एग्जांपल, उनको देखते हैं। सॉल्वेंसी एनालिसिस। सॉल्वेंसी एनालिसिस इज द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस दैट्स एज दे आर ड्यू, कि उसकी एबिलिटी को शो करते हैं कि उस कंपनी के अंदर, उस फर्म्स के अंदर कितनी एबिलिटी है कि जब उसकी ऑब्लिगेशन या डेट जो से लोगों से जब पैसे लिए हुए वो ड्यू होते हैं तो वो दे सकती है कि नहीं, उसकी क्या एबिलिटी है। Solvency analysis focus on the ability of a business to pay or otherwise satisfy its current and the non-current liability. अब एक और डेफिनेशन हमारे पास ये आ गई, पे और अदरवाइज सेटिस्फाई। पे और अदरवाइज सेटिस्फाई एबिलिटी कि उसके पास इतने पैसे भी हैं कि नहीं हैं, ठीक है, तो आप वापस भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो आपके सॉल्वेंसी के बारे में बताती है। दिस एबिलिटी इज नॉट नॉर्मली असेस्ड बाय एग्जामिनिंग द बैलेंस शीट रिलेशनशिप। बैलेंस शीट रिलेशनशिप को जैसे हमने पीछे एक्सरसाइज भी की थी। वी हैव मोर एग्जांपल, वर्किंग कैपिटल एंड द करंट रेशियो। अब इसमें क्या किया जा रहा है कि कंपैरिजन किया जा रहा है करंट एसेट्स का जो है वो 2 ईयर्स का कंपैरिजन किया जा रहा है, 2005 का और 2006 का।
करंट एसेट कितने हैं 2005 में 533,000 और करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है 243,000। माइनस किया तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितना आ गया 290,000। और उसके बाद जब हमने क्या किया कि करंट लाइबिलिटीज़ पे करंट एसेट को डिवाइड किया तो हमारे पास 2005 की जो रेशियो आई दैट इज़ 2.2 डिवाइड करंट एसेट बाय द करंट लाइबिलिटीज़। उसके बाद हमने 2006 के लिए 210 और फिर डिवाइड किया 550 तो हमारे पास कितने आए दैट इज 2.6। करंट पोजीशन एनालिसिस को जो से हम स्टडी करते हैं कि वो कैसे किया जाता है। वी हैव द वर्किंग कैपिटल एंड द करंट रेशियो। हमारे पास कंपनी के 2 सालों की डिटेल जो है वो अवेलेबल है 2005 एंड 2006 की। तो क्या किया जाता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट जो से हैं वो कितने हैं वो हमारे पास 2005 के 533,000 एंड 243,000। तो अब क्या किया गया कि 533,000 इज द एसेट डिवाइडेड बाय द करंट लाइबिलिटी तो वी हैव 2.2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जैसे मैं पहले बताया था कि एक एसेट को पे करने के लिए 1 रुपये को पे करने के लिए 2 रुपये 20 पैसे अवेलेबल हैं या $1 को पे करने के लिए $2.2 अवेलेबल हैं। इन 2006 वी हैव द बेटर पोजीशन एज कंपेयर टू 2005 दैट इज $2.6 इज अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ $1। To indicate the ability to meet the current maturing obligation के जो हमारे करंटली मेच्योर कर रही हैं obligations उसकी एबिलिटी कितनी है। Then we have the quick ratio जैसे हमने पहले किया था। Now we are comparing it from previous year। तो हम क्या करते हैं कि करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो सिर्फ जो है क्विक एसेट्स रह जाते हैं। क्विक एसेट्स क्या है कैश मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड अकाउंट रिसीवेबल। यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री नहीं है। अगर आप प्रीवियस साइट पे जाएं तो वी हैव करंट एसेट्स ऑफ 550 एंड 533,000। तो अब हमारे पास कितने हैं 280 एंड 244,000। तब क्या किया कि करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज हमारे पास जिनसे 2005 की जो रेशियो आई है दैट इज 1 और 2006 की रेशियो आई है 1.3 टू इंडिकेट इंस्टेंट डेट पेइंग एबिलिटी। इंस्टेंट मीन वेरी क्विकली। जैसे पहले बताया था कि इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है बट दिस इज़ वेरी इंस्टेंट वेरी क्विकली जो से कन्वर्ट हो जाते हैं। देन वी हैव मोर रेशियो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर जो से ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि तो फार्मूला इज नेट सेल्स ऑन अकाउंट। नेट सेल्स ऑन अकाउंट इज अकाउंट रिसीवेबल नेट सेल ऑन अकाउंट एंड डिवाइडेड बाय द एवरेज अकाउंट। नेट सेल्स ऑन अकाउंट जिसको हम जो से वो क्या कहते हैं नेट सेल्स जो से हम कहेंगे एंड देन द अकाउंट रिसीवेबल नेट जो से वो कितने थे। अब इसमें हमारे पास ये है कि वी हैव द डाटा ऑफ 2005। उसमें हमने क्या किया कि अकाउंट रिसीवेबल नेट सेल्स ऑन अकाउंट कितनी थी 1.2 मिलियन थी। अकाउंट रिसीवेबल एवरेज हमारे पास कितने थे दैट इज 130,000। तो जब हमने डिवाइड किया उस पर तो हमारे पास आए 9.2 और 2006 में हमारे पास जब हमने एवरेज को डिवाइड किया 1.498 मिलियन पे तो हमारे पास आया 12.7। इट्स मीन इन ए ईयर इट शोज द assess or it shows the efficiency in collecting receivable and in managing of the credit. It's mean that how many times your sales are converted into cash. It is showing that how many times the sales are converted into the cash. As previous year that is 9.2 and in this year that is 12.7. So it's mean कि आपकी सेल्स एज द नंबर इज ग्रेटर
उसमें ये होता है कि जितना ज़्यादा नंबर आपका ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आपकी सेल जो सी हैं वो कैश में कन्वर्ट हो रही होंगी. And then we have the number of days sales in receivable. Number of days in sales receivable, उसी से जो सा ये रेशो रिलेट करती है. अकाउंट रिसीवेबल एंड ऑफ द ईयर, अकाउंट रिसीवेबल एट द एंड ईयर, एवरेज डेली सेल्स ऑन द अकाउंट. नंबर ऑफ डेज सेल्स इन रिसीवेबल. अब हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल जो से एट द एंड ऑफ ईयर कितने हैं, अकाउंट रिसीवेबल एंड ऑफ द ईयर जो से दैट इज 115,000 120,000. नेट्स एवरेज डेली सेल्स ऑन अकाउंट. अब एवरेज डेली सेल कितनी है, सेल्स हमारे पास जो सी हैं दैट इज 1.498 मिलियन. उसमें हमने डिवाइड किया 365 को, तो हमारे पास एवरेज डेली सेल्स आ गई दैट इज 4,104. लेट्स सी number of days sales in receivable. Number of days in sales in receivable, that is the 28 and 36.5. अब ये क्या शो कर रही है, to assess the efficiency in collecting receivable and in the managing the cash. अब ये शो करती है कि कितने दिन के अंदर आपकी सेल जो सी है वो कैश में कन्वर्ट हो जाती है. इससे पहले जो हमने पढ़ा था हाउ मैनी टाइम्स इन ए ईयर, एक साल में कितनी दफ़ा. तो अगर आप इससे इस स्लाइड में देखें कि पिछले साल जो है टाइम्स जो है वो कम था. जितना टाइम्स कम होगा, मतलब जितने कम दफ़ा साल में सेल जो सी है वो कैश में कन्वर्ट होगी, तो उतना ज़्यादा टाइम कंपनी लेगी सेल को कैश में कन्वर्ट करने में. अगर हम प्रीवियस स्लाइड को देखें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा था दैट इज 9.2 एंड 12.7. उधर टाइम्स जो है वो कम आ रहा था, प्रीवियस ईयर का 9.2 टाइम्स हो रहा था और इधर 12.7 टाइम्स. तो आप आगे देखते हैं तो अगली स्लाइड पे हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज सेल्स आर रिसीवेबल के सेल्स जो सी हैं वो कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं. तो जितने डेज कम होंगे उतनी ज़्यादा कंपनी की पोजीशन अच्छी शो होगी. जितने ज़्यादा डेज कम होंगे, अगर डेज जो है इसका मतलब है कि ज़्यादा दिन लेते हैं, सेल कर दिया उसके बाद 36 दिन, पिछले साल जो है 36 डेज जो है वो वेट करते थे, उसके बाद उनको कैश मिलता था एवरेज. और उसके बाद जो है इस साल उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. नाउ दे आर मैनेजिंग बेटर कैश. अब वो 28 डेज में जो है वो कैश रिसीव कर लेते हैं. इन्वेंट्री टर्नओवर. इन्वेंट्री टर्नओवर वी हैव द फार्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसमें हमारे पास दोनों साल की अवेलेबल है, 2005 की 2006 की. उसके बाद इन्वेंट्रीज, एवरेज इन्वेंट्री जो है हमें चाहिए होगी. वी नीड द एवरेज इन्वेंट्री बिगनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर. एवरेज इन्वेंट्री जो सी हमारे पास कितनी है, 273,500 एंड 297,000 रिस्पेक्टिवली, 2005 एंड 2006 एंड 2005 की. अब हमारे पास जो सा है इन्वेंट्री टर्न ओवर, हाउ मैनी टाइम्स द इन्वेंट्री आर टर्न ओवर into sale, how many times the cost of goods sold are converted into the sale. So previous year that is 2.8 times and this year the 3.8 times. This ratio shows you the efficiency of the company, that how effectively the company is converting its inventory into the sale. As the number is more, the company is more efficient. As the number is less, the company is less efficient. Now again, number of the days sales in inventory. We have inventory at the end of year, cost of goods sold, and then we divided it by 365. 365 पे डिवाइड कर लिया, तो we have the average daily cost of the goods sold. और हमारे पास फार्मूला क्या है, इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ ईयर दैट इज 264, और उसके बाद एवरेज डेली कॉस्ट जो है उस पर हमने डिवाइड किया, एंड देन 92.4 एंड 125.9. तो अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है, टू असेस द एफिशिएंसी इन द मैनेजमेंट ऑफ द इन्वेंट्री. तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि 92.4 डेज जो है यहाँ पे लेस डेज जो है वो लगते हैं
एक इन्वेंट्री को सेल होने में 92.4 डेज, और प्रीवियस ईयर में कितने लगते थे 125.9 डेज. सो इट मीन द कंपनी इज इम्प्रूविंग एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर. नाउ द कंपनी इज टेकिंग लेस डेज, द कन्वर्टिंग इट्स इन्वेंट्री इनटू द कैश. अब हमारे पास जो रेशियो आई है लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स की रेशियो जो है वो हमारे पास आई है. उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? रेशियो ऑफ फिक्स्ड एसेट टू द रेशियो ऑफ फिक्स्ड एसेट टू द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. फिक्स एसेट्स नेट हमारे पास अवेलेबल हैं 2005 के एंड 2006 के. लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो भी हमारे पास अवेलेबल है. रेशियो ऑफ द फिक्स एसेट टू द लॉन्ग टर्म इज जिनसे वो क्या होगा, फिक्स एसेट पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को डिवाइड कर दिया जाएगा. In 2005 that is 2.4 and 2006 that is 4.4 to indicate the margin of the safety to the long term debts. अब ये वही रेशो जो थी जो करंट एसेट को शो करती थी, ये अब लॉन्ग टर्म्स के बारे में शो कर रही है कि जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं उनके अगेंस्ट हमारे पास कितने एसेट जो से फिक्स एसेट हमारे पास अवेलेबल है. एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर द कंपनी पोजीशन इज बेटर नाउ. प्रीवियस ईयर में क्या था कि one long term liabilities they have 2.4 and now they have 4.4 against the one liability. $1 they have 4.4, previous $1 they have 2.4. So company is in a better position to pay its long term obligation, long term debt. Now we have the ratio long term creditors ratio of the liability to the stockholder equity. अब ये देखा जाता है कि जो टोटल लाइबिलिटीज़ हैं और स्टॉक होल्डर इक्विटी है उसकी आपस में क्या रेशियो है. द रेशियो ऑफ लाइबिलिटी टू द स्टॉक होल्डर इक्विटी हमारे पास जो है वो आगे कैसे ये कैलकुलेट की गई है कि स्टॉक होल्डर इक्विटी पे डिवाइड किया हमने लाइबिलिटीज़ को. तो हमारे पास जो 2005 की रेशियो आई है डेट इज़ 0.56 जो से आप ये कह सकते हैं कि जितने भी टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी है उसमें से मोर देन हाफ जो से आपकी लाइबिलिटी है, मतलब लाइबिलिटी जो है आधे से ज़्यादा लाइबिलिटीज है. और 2006 में कितनी है डेट इज़ 0.37 अप्रॉक्सीमेटली जो है, या इसको कह सकते हैं कि आप 37% जो है इसमें. अब ये क्या शो करती है? ये शो करती है टू इंडिकेट द मार्जिन ऑफ द सेफ्टी टू द क्रेडिटर्स. मार्जिन ऑफ द सेफ्टी मीन के कितने पैसे जो सा है अभी उनके पास एक्सेसिव है, अगर इक्विटीज जो है वो कितनी ज़्यादा जो सी हैं वो इन क्रेडिटर से कितनी ज़्यादा हैं. देन वी हैव द लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स जो से लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स जो से इस रेशो को देखते हैं तो उसमें हमारे पास आता है नंबर ऑफ द टाइम्स इंटरेस्ट चार्ज अर्न, कि जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया है वो कितने टाइम्स जो सा है. इनकम बिफोर इनकम टैक्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज़ फॉर 2005 एंड 2006 800,000 एंड 900,000 रिस्पेक्टिवली. और ऐड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को हमने ऐड किया दैट इज़ 300,000 एंड 250,000. और उसके बाद हमने अमाउंट अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट, जो अमाउंट हमें अवेलेबल थी इंटरेस्ट के लिए दैट इज़ जो अमाउंट अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट जो जिस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगना था दैट इज़ 1,50,000 एंड 1,200,000. और इसका फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट चार्ज अर्न इनकम बिफोर इनकम टैक्स प्लस इंटरेस्ट, वो हमने ऑलरेडी इंटरेस्ट कर लिए और उसके बाद ऐड कर लिए. और उसके बाद हमने क्या किया कि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को डिवाइड किया एंड देन वी फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स अर्नड 4.2 and 4. That's to assess the risk to the debt holder in terms of the number of time interest charge were earned. कि जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया है वो कितने टाइम्स जो है वो अर्न किया गया था, वो इनकम का कितना टाइम्स है. तो प्रीवियस में जो है वो इंटरेस्ट जो है वो 4.2 टाइम्स था और नाउ दिस इज 4 टाइम्स.
Then we have the probability analysis. Probability analysis is the ability of an entity to earn profit. This ability to earn profit depends on the effectiveness and efficiency of the operation as well as resources available, कि जो effective and efficiency of operation की कितना अच्छा उन्होंने काम किया और resources क्या क्या available थे. Probability analysis focus primarily on the relationship between the probability analysis focus on primarily on the relationship between the operating results reporting in the income statement and resources reported in the बैलेंस शीट. अब प्रोबेबिलिटी एनालिसिस क्या करता है, ये ऑपरेशन रिजल्ट्स को जो है वो एनालाइज करता है एंड देन द इनकम स्टेटमेंट रिसोर्सेज रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट, वहाँ से जो है प्रोबेबिलिटी एनालिसिस को कैलकुलेट किया जा सकता है. द कॉमन स्टॉक होल्डर जो से हैं उनके लिए कौन कौन सी रेशो जो है वो निकाली जाती है और उनको क्या क्या चीज़ों में इंटरेस्ट होता है. द रेशो ऑफ द नेट सेल्स टू द एसेट्स. अब नेट सेल भी हमारे पास अवेलेबल है और टोटल एसेट्स भी बिगनिंग और एंडिंग को ऐड करके हमने क्या किया, एवरेज निकाल ली है. एक्सक्लूड लॉन्ग टर्म्स जो से इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सक्लूड कर दी जाती है. और अब हमने क्या किया, रेशियो ऑफ द नेट सेल टू द एसेट्स इज 1.4 एंड 1.2. द रेशियो ऑफ नेट सेल्स टू द एसेट टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द यूज ऑफ द एसेट्स के एसेट्स को पूरे एसेट से वो कितने इफेक्टिवली यूज हुए हैं इन ऑर्डर टू जनरेट द सेल. कि एक एसेट जो है उसने अपने से ज़्यादा जो सी है वो सेल जो सी है वो प्रोड्यूस की है. इन प्रीवियस ईयर दैट इज़ 1.2 एंड दिस ईयर दैट इज़ 1.4. रेशो अर्न ऑन टोटल एसेट पे जो रेशो अर्न की जाती है, वी हैव द फार्मूला हियर के जिसमें हम क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं. वी हैव नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस. नेट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस को जो है वो ऐड किया जाता है और उस पर डिवाइड किया जाता है किसको, एवरेज ऑफ द टोटल एसेट्स. तो रेट अर्न ऑन द टोटल एसेट जो है उस पर क्या अर्न किया गया, दैट इज 8.2% एंड 7.2%. जो एक्सेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एसेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एसेट्स को जो है वो अर्न करती है. इसमें हम नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को इसलिए ऐड बैक किया जाता है कि इंटरेस्ट से पहले भी, या फिर ये किया जा सकता है कि इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को ले लिया जाए, या फिर नेट इनकम को लेने के बाद उसके बाद इंटरेस्ट उसको ऐड कर लिया जाता है. रेट अर्न ऑन द स्टॉक होल्डर इक्विटी. स्टॉक होल्डिंग नेट इनकम को जो है आप क्या करते हैं कि एवरेज स्टॉक पे जो है वो डिवाइड कर देते हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एंडिंग ऑफ द ईयर. देन यू विल फाइंड दैट द रेट अर्न ऑन द स्टॉक होल्डर इक्विटी. लास्ट ईयर जो सा रेट था दैट इज 10% एंड नाउ इट इज 13.3%. इट इज़ यूज टू असेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द स्टॉक होल्डर के स्टॉक होल्डर ने जो इन्वेस्टमेंट की है उस पर उन्हें कितना प्रॉफिट जो है वो मिल रहा है, नेट इनकम उनको कितनी मिल रही है. लीवरेज की बात करते हैं. लीवरेज मीन द पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट इज इन्वेस्टेड इन द कंपनी नॉट बाय द ऑनर. किसी जो है क्रेडिटर से जो है इन्वेस्ट किया जाता हो. वी हैव 2005 एंड 2006. द लीवरेज में क्या आ रहा है कि 27% जो है 10% रेट अर्न ऑन द स्टॉक होल्डर, रेट अर्न ऑन द टोटल एसेट. तो ऑन हमारे पास जो आ रहा है इन ग्रीन में हमारे पास क्या आ रहा है, रेट अर्न ऑन द स्टॉक होल्डर. कि स्टॉक होल्डर ने जो अर्न किया है उसमें 10% में से 2.7% जो है वो लीवरेज है. और उसके बाद इन 2006 लीवरेज इज 3.1%. टोटल
जो से स्टॉक होल्डर ने जो अर्न किया है. रेट अर्न ऑन द टोटल एसेट में जो से रिटर्न है दैट इज 7.3% एंड हियर वी हैव 8.2%. अब इसमें क्या किया जा रहा है कि द रेट अर्न ऑन द कॉमन स्टॉक इक्विटी, जिसमें नेट इनकम में से जो आपने प्रेफर्ड स्टॉक को डिविडेंड दे दिए वो माइनस कर दिए, उसके बाद जो भी पैसे बचे हैं प्रेफर्ड स्टॉक को, जो आपके पास इनकम बची है वो आपके पास 82,000 बची है 2006 में, उसके ऊपर आपने डिवाइड किया है किस चीज़ को, डिवाइडेड इट बाय द टोटल कॉमन स्टॉक, जो आपके पास टोटल कॉमन स्टॉक अवेलेबल था उसकी एवरेज ली और बिगनिंग और एंडिंग को ऐड करने के बाद दैट डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 658,500. तो अब आप ये देखें कि जो प्योर अर्निंग की है दैट कॉमन स्टॉक होल्डर ने दैट इज 12.5% एंड 10.9%. और जैसे ये आपको बता रहा है असेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय कॉमन स्टॉक होल्डर, जो कॉमन स्टॉक होल्डर ने इन्वेस्टमेंट की है उनको कितना रिटर्न जो है वो मिल रहा है. अर्निंग पर शेयर ऑन द कॉमन स्टॉक. अब इसमें क्या किया आपने कि नेट इनकम ली, नेट इनकम लेने के बाद प्रेफर्ड स्टॉक का जो डिविडेंड था उसको माइनस किया, 82,000 आ गया. नंबर ऑफ द कॉमन स्टॉक, जो कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग है जो शूट किए हुए हैं वो आपने देखे दैट इज 50,000. तो ये आपको बताते हैं कि एक शेयर पे अर्निंग कितनी हुई है. अर्निंग एक शेयर पे, अर्निंग पर शेयर ऑन द कॉमन स्टॉक प्रीवियस ईयर 1.35 थी और नाउ इट इज 1.64. टू असेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द कॉमन स्टॉक होल्डर पर शेयर, पर शेयर अर्निंग एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर दैट इज इंक्रीज. और जितनी ज़्यादा ये इंक्रीज करेगी उतनी कंपनी की पोजीशन प्रोबेबिलिटी जो सी है वो ज़्यादा अच्छी होती है. प्राइस अर्निंग रेशो क्या करते हैं, प्राइस अर्निंग रेशो जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको दैट इज द मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द कॉमन स्टॉक डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर ऑन द कॉमन स्टॉक. अब देखें जो से अर्निंग पर शेयर 2005 में कितनी थी, प्राइस कितनी थी कॉमन स्टॉक की 27 डिवाइडेड बाय 1.35 और आपके पास क्या आ गया 20 अर्निंग पर शेयर थी प्रीवियस ईयर और नाउ दिस ईयर 41 डिवाइडेड बाय 1.64 दैट इज 25. अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशो कि मार्केट प्राइस की जो अर्निंग है दैट इज प्राइस अर्निंग रेशो ऑन द कॉमन स्टॉक इज 20 एंड 25 to indicate the future earning prospects based on the relationship between the market price of the common stock and earning. अब ये क्या शो कर रहा है कि जो अर्निंग है 2005 की दैट जो मार्केट प्राइस है दैट इज द 20 टाइम्स ग्रेटर देन द अर्निंग, और 2006 की क्या शो कर रहा है दैट इज द 25 टाइम्स ग्रेटर देन द अर्निंग. जो मार्केट प्राइस है 2005 में 20 टाइम्स है एंड 2006 में 25 टाइम्स इज ग्रेटर देन द अर्निंग. तो मार्केट प्राइस जो है इन 2006 में मच बेटर देन एज कंपेयर टू द 2007. नाउ वी हैव डिविडेंड एंड अर्निंग पर शेयर. डिविडेंड हमारे पास जो है वो अर्निंग जो है दैट इज इन रेड और दैट डिविडेंड इज इन ब्राउन. अर्निंग कितनी थी 1.35 पर शेयर एंड डिविडेंड इज 0.6. इन 2006 अर्निंग इन 1.64 पर शेयर एंड डिविडेंड इज 0.8. तो इस तरह कंपैरिजन जो है वो भी किया जा सकता है और आपको क्लियर पिक्चर जो है वो मिल जाती है. डिविडेंड यील्ड ऑन द कॉमन स्टॉक, डिविडेंड पर शेयर ऑन कॉमन स्टॉक 0.8, मार्केट प्राइस पर शेयर दैट इज डिविडेंड यील्ड ऑन द कॉमन स्टॉक के कॉमन जो मार्केट प्राइस है उस पर डिविडेंड जो है क्या बन रहा है दैट इज प्रीवियस ईयर की पोजीशन इज मच बेटर दैट इज 2.2% एंड दिस ईयर इज मार्केट प्राइस इज वेरी मच हाई एज कंपेयर टू द dividend that is 1.9 and this ratio is used to indicate the rate of the return to the common stockholder in terms of the dividend. जो common stock किसी के पास है कि जो market value है उस पे क्या return मिल रहा है. Corporate annual reports. In addition to the financial statement, the annual report includes a management discussion analysis
MDA, जिसको मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस को MDA भी कहा जाता है, एंड एब्रीवेशन उसकी है, एंड एन इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, और इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट जो है वो भी जो है उसको भी एनालाइज किया जाता है। द MDA इंक्लूड्स एन एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेशंस एंड डिस्कशंस, management's opinion about the future performance. It compares the prior year's income statement with the current year's. It's also contain an analysis of the firm's financial condition. तो अब MDA जो है वो आपको क्या बता रहा है कि फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, कंपनी की प्रायर ईयर्स इनकम स्टेटमेंट विद द करंट ईयर्स. इट्स आल्सो कंटेन द एनालिसिस ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल कंडीशन का भी एनालिसिस किया जाता है. Before issuing annual statements, all publicly held corporations are required to have an independent audit of their financial statement. The CPAs who conduct the audit rendered an opinion as to the फेयरनेस ऑफ द स्टेटमेंट, और जो भी ऑडिट करता है वो जो है इसके बारे में, इसकी फेयरनेस के बारे में ओपिनियन जो है देता है. द बेस्ट सोल्यूशन इज़ कि आप किसी भी कंपनी की जो है वो एनुअल रिपोर्ट लें एंड यू कैन फाइंड ऑल दीज थिंग्स. और मेरी आपको ये भी सजेशन है कि आप जो है क्या करें कि जो है स्टेट बैंक की वेबसाइट पे चल जाए या कराची स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएं, एंड देन यू कैन फाइंड द एनुअल रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी. और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो खुद ब खुद आपको रेशियो एनालिसिस करके भी देती हैं. दिस इज़ द एंड ऑफ टुडे लेक्चर एंड आल्सो एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 14. आई होप कि आपको रेशियो एनालिसिस समझ आ गया होगा. बुक को पढ़िएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा एंड इट विल मोर क्लियर. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.